सामान्यतः हम लोग सोचते हैं संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वो सही है, लेकिन वो आधी सही है। एक्चुअल में संविधान के 15 प्रोविजन 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, और आर्टिकल 394 में लिखा भी है कि 15 आर्टिकल पहले ही लागू हो गए, 2 महीने पहले, रिपब्लिक डे से 2 महीने पहले ही 15 आर्टिकल लागू हो गए थे। मेरा आप लोगों से निवेदन यह है, अब आप लोग भावी अधिवक्ता बनने वाले हैं, भावी न्यायाधीश बनने वाले हैं, तो जब भी संविधान को पढ़ें तो इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन न करें, केवल शब्दों को मत पढ़ें। संविधान 4 तरीके से पढ़ा जाता है। एक होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन, जो लिखा हुआ है शब्द शब्द पढ़ लिया। एक होता है पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन, उद्देश्य क्या है। एक होता है हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, कि 2 आर्टिकल्स को एक साथ हार्मोनी में कैसे पढ़ाया जाए। और फिर एक चौथा होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन। जैसे मैं आपको सामान्य भाषा में कहता हूं, हमने पूछा आपका बेटा कहां है, राम किधर है? पिताजी ने बोला राम वेंट टू स्कूल। राम वेंट टू स्कूल का मतलब यह लिटरल इंटरप्रिटेशन हो गया, राम स्कूल चला गया। इसका पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन है, जो पिताजी ने कहा नहीं, कि राम शिक्षा लेने गया है। इसका हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन यह है कि राम स्कूल गया है तो लौट के भी आएगा घर। और इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन है कि राम स्कूल गया है, राम पढ़ाई करेगा, घर भी लौट के आएगा और घर भी होमवर्क करेगा। एक सेंटेंस था राम वेंट टू स्कूल, इंटरप्रिटेशन 4 हो गए। लिटरल इंटरप्रिटेशन राम गया, पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन शिक्षा लेने गया, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन लौट के भी आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन शाम को होमवर्क करेगा, कल फिर जाएगा। इस संविधान को, चूंकि जैसा हमसे पहले मिर्जा साहब ने बताया, ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो ये पहले जब बना 1949 में, तब के लिए भी प्रभावी था, आज 2023 के लिए भी प्रभावी है, 2033 में भी यही काम करेगा, 2043 में भी काम करेगा। तो जब भी संविधान को पढ़े तो केवल लिटरल ना पढ़े, पर्पोजिव, हार्मोनियस, कंस्ट्रक्टिव, तीनों तरीके से पढ़े। और तीनों तरीके से पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा इस संविधान का लक्ष्य था राम राज्य की स्थापना। राम राज्य का मतलब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब इसको करने के लिए व्यवस्था बनाई गई। व्यवस्था क्या बनाई? एक राष्ट्रपति बना दिया गया, ये परिवार के मुखिया हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम नागरिक। बोलते ना भारत के राष्ट्रपति क्या बोलते हैं? प्रथम नागरिक। जैसे परिवार चलता है ना, वैसे गांव चलता है। जैसे गांव चलता है वैसे राज्य चलता है। जैसे राज्य चलता है वैसे देश चलता है, राष्ट्र चलता है। ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं। परिवार कैसे चलता है? एक परिवार श्रेष्ठ परिवार कब बनता है? एक परिवार श्रेष्ठ परिवार तब बनता है जब परिवार के मुखिया अपने चारों बच्चों को एक दृष्टि से देखते हैं, चारों बच्चों के स्वास्थ्य पे एक समान दृष्टि रखते हैं, एक समान उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, अपने चारों बच्चों को एक जैसी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। 4 बेटियां हैं तो 4 बेटियों में कोई भेदभाव नहीं करते, 4 बहुएं हैं, चारों बहुएं में कोई भेदभाव नहीं करते, 10 नाती पोते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं करते। तभी तो एक परिवार श्रेष्ठ परिवार बनता है। अगर कोई पिता अपनी 4 बेटियों में चारों बेटियों के साथ भेदभाव शुरू कर दे, चारों बेटों में चारों बेटों से भेदभाव शुरू कर दे, तो वो एक परिवार बन पाएगा क्या? श्रेष्ठ परिवार तो दूर की बात, एक परिवार नहीं बन पाएगा। इस संविधान का एक लक्ष्य और भी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना। एक भारत तब बनेगा जब प्रत्येक नियम कानून सबके लिए एक होगा, और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब प्रत्येक नियम कानून दुनिया का श्रेष्ठतम कानून होगा। मेरा व्यक्तिगत मत यह है, और कई लोगों से इस पर भिन्नता भी है। कई लोग कहते हैं समाज जागेगा तो व्यवस्था बदल जाएगी।
मैं पहले इंजीनियर था, वकील तो बाद में बन गया। मेरी थोड़ी उल्टी इसकी व्याख्या है। मेरा यह मानना है, व्यवस्था ठीक होती है, समाज अपने आप ठीक हो जाता है। उदाहरण के लिए, आप 50 साल तक लोगों को जगाइए, हेलमेट पहनना जरूरी है, हेलमेट पहनना जरूरी है, हेलमेट पहनना जरूरी है, हेलमेट से शरीर आपका बचेगा, एक्सीडेंट होगा तो सिर बच जाएगा, ज्यादा चोट नहीं लगेगी, मरोगे नहीं, ऐसे सब बताते रहो आप। 50 साल तक आप जगाते रहो समाज को, उसके बावजूद वो बिना हेलमेट के घूमेगा। आप एक कानून बना दीजिए, बिना हेलमेट के चलने पे 50,000 रुपए कानून पेनाल्टी लगेगी। कल से आपको बिना कोई हेलमेट का नजर आएगा क्या? तो समाज ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ कि व्यवस्था? जोर से बोलिए। पिछले 75 साल से इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है कि वोटिंग अच्छी हो, वोटिंग ज्यादा हो, वोटिंग ज्यादा हो, सब लोग वोट करें, वोट करें। मैक्सिमम 60% वोट, 70% वोटिंग होती है। एक कानून बना दीजिए, जो वोटिंग नहीं करेगा उसका वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। अगले चुनाव में 100% वोटिंग होगी। हां, उसमें थोड़ी छूट दे दीजिए कि जो हॉस्पिटल में है उसको छूट है, जो कहीं सर्विस में है उसको छूट है, जो बॉर्डर पे है उसको छूट है, कोई ऐसी इमरजेंसी है तो छूट है, प्रधान से लिखवा के देना पड़ेगा कि भाई ये गांव में नहीं थे, अपनी जगह पे नहीं थे, इसलिए छूट है, कुछ तो आपको देना पड़ेगा। इतना कर दीजिए, मैं कह रहा हूं अगले इलेक्शन से 90% वोटिंग शुरू हो जाएगी। अब क्या महत्वपूर्ण हुआ, समाज या कानून? हमारे देश में लाखों की संख्या में संत है, कथावाचक है, सबको कह रहे हैं झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। मौलवी भी कहते हैं झूठ मत बोलो, पादरी भी कहते हैं झूठ मत बोलो। झूठ रुकी क्या? झूठ कम हुई क्या? आप झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित कर दीजिए। दुनिया के कई देशों में है। हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है, इसलिए झूठ नहीं रुक रही। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना गंभीर अपराध है। हर थाने पे एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब बना दीजिए, झूठ बोलने के लिए कानून बना दीजिए। झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा, झूठी गवाही पे 10 से 20 साल सजा, झूठी शिकायत पे 10 से 20 साल सजा, झूठा मुकदमा कराने में 10 से 20 साल सजा। जो झूठ बोला उसको 10 से 20 साल सजा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो काम लाखों महामंडलेश्वर, कथावाचक, धर्मगुरु, पादरी, मौलवी नहीं कर पाए, वो काम एक कानून कर सकता है। आपको मैं कह रहा हूं 90% झूठ खत्म हो जाएगी, गारंटी के साथ। और इसका उदाहरण आपको मैं अमेरिका का देता हूं। डेविड कोलमैन हेडली आतंकवादी था, पकड़ा गया, हां जी बोला हमने ये काम किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर वो कह देता नहीं करते, हमने नहीं किया है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग पकड़ में ही आ जाता कि झूठ बोला, तो उसकी सजा 10 से 20 साल और बढ़ जाती। कुछ दिन पहले एक आदमी ने शर्ट चुराया था, जैसे पुलिस ने पकड़ा, शर्ट चुराया, हां बोले चुराया। फायदा क्या हुआ? शर्ट चुराने पे 5 साल सजा, झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा। अगर कह देता नहीं चुराया तो 15 से 20 साल सजा होती। उसने मान लिया शर्ट चुराया तो 5 साल सजा हुई। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए अगर इस संविधान को हम वास्तव में चरितार्थ करना चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, भारत में राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें 2 काम करना पड़ेगा, धर्म की जय हो और अधर्म का। अब धर्म की जय हो का रास्ता है शिक्षा, और अधर्म का नाश हो इसका रास्ता है न्यायिक व्यवस्था। सत्य बोलना चाहिए, यह हमारे सिलेबस में एक चैप्टर होना चाहिए। झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा है, ऐसा हमारे पिनल कोड में एक धारा होनी चाहिए। प्रेम से बोलने पे एजुकेशन में एक चैप्टर होना चाहिए, हमारे प्राइमरी के सिलेबस में एक चैप्टर होना चाहिए। प्रेम से बात करना है। नफरत फैलाई तो इंडियन पिनल को, भारतीय दंड संहिता में एक चैप्टर, एक सेक्शन होना चाहिए, नफरत फैलाते ही 10 से 20 साल सजा।
अहिंसा पे चलना चाहिए, ऐसा हमारे एजुकेशन में चैप्टर होना चाहिए, और हिंसा किया तो गंभीर दंड भारतीय दंड संहिता में एक चैप्टर होना चाहिए। मैं इसको जब कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा था कि भारत में अपराध ज्यादा क्यों है, अमेरिका में अपराध कंपैरेटिवली कम क्यों है, सिंगापुर को मैंने देखा, कई देशों का पढ़ा मैंने, उसका सबसे बड़ा बेसिक कारण यह है, हमने मैकाले के कानून को बदला ही नहीं। अंग्रेजों ने भारत में एक भी कानून भारतीयों के लिए बनाया ही नहीं था। प्रत्येक कानून, प्रत्येक व्यवस्था उन्होंने या तो लूटने के लिए बनाया था या तो बांटने के लिए बनाया था। 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया। जब इंडियन पिनल कोड बन गया, उनको लगा यार कानून तो बन गया, इनको लाठियों से पीटेगा कौन। अगला कानून बना दिया 1861 में पुलिस एक्ट। जब पुलिस एक्ट बन गया, फिर उन्होंने सोचा भारत में अभी ज्यादा सोना चांदी किधर है, उनकी नजर पड़ी साउथ पे। शिवाजी महाराज ने मुगलों को महाराष्ट्र के बॉर्डर पे रोक दिया। महाराष्ट्र के बॉर्डर पे रोक दिया तो मुगल आगे नहीं बढ़ पाए, यानी आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये उनके कंट्रोल में नहीं आया। जब ये उनके कंट्रोल में नहीं आया तो वहां के मठ मंदिर बचे रह गए। मठ मंदिर बचे रहे, इसका मतलब सोना चांदी धन भी बचा रहा। अंग्रेजों ने तुरंत 1863 में कानून बनाया और मठ मंदिरों को कंट्रोल कर लिया। जितने काम मुगलों ने तलवार के दम पे किए थे, उतने सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया। अंग्रेजों में और मुगलों में कल इतना अंतर था, वो तलवार के दम पे लूटते थे, अंग्रेज कानून बना के लूटते थे।